स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। कि हमारे पास एक चार्ज है और उसके हर तरफ उसका फील्ड भी होगा। उस फील्ड के अंदर हमने किसी एक पॉइंट पर ये फाइंड करके देना है कि पोटेंशियल कितना होगा, और वो डिपेंड किस चीज़ पर करेगा। फार्मूला हम बना तो लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं ये डिस्टेंस पे ही डिपेंड करेगा कि जिस हिसाब से डिस्टेंस होगा उस हिसाब से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू होगी। लेट्स स्टार्ट। तो यूँ है कि हमारे पास एक चार्ज है दैट इज़ अ पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा बाहर की तरफ एमिट होती हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हर डायरेक्शन में एमिट हो रही हैं। इनमें से कुछ लाइंस को हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो दूसरी तीसरी लाइन सेम इसी तरह कुछ लाइंस डाउनवर्ड, हर डायरेक्शन में ये लाइंस प्रोपेगेट करती हैं। नेक्स्ट, अब हमने इनमें से किसी एक फील्ड लाइन को फॉलो करना है और उसी फील्ड लाइन के ऊपर हमने पॉइंट्स ड्रॉ करके उनमें से किसी एक पॉइंट का हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करेंगे। तो सपोज करते हैं जी हमारे पास एक पॉइंट यहाँ पर है ए, एक पॉइंट यहाँ पर हमको सपोज कर लेते हैं बी। पॉइंट ए पर जो पोटेंशियल है, इस पॉइंट ए के पोटेंशियल को हम नाम दे रहे हैं वी ए का। पॉइंट बी पर जो पोटेंशियल है इसे हम नाम दे रहे हैं वी बी का। वी ए पोटेंशियल एट पॉइंट ए, वी बी पोटेंशियल एट पॉइंट बी। नेक्स्ट, चार्ज से लेकर पॉइंट ए तक का जो डिस्टेंस है इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं आर ए से। चार्ज से लेकर पॉइंट ए तक का डिस्प्लेसमेंट दैट इज आर ए। चार्ज से लेकर पॉइंट बी तक का डिस्प्लेसमेंट इसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं आर बी से। नेक्स्ट, आर ए और आर बी दोनों के दरमियान में जो सेपरेशन है इसको हम रिप्रेजेंट किससे करेंगे? डेल्टा आर से। ये इक्वेशन लिखी है बुक पे, लेकिन इसकी एज सच हमें ज़रूरत नहीं होगी। दोनों के दरमियान में जो ए और बी के दरमियान में सेपरेशन है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं डेल्टा आर से, विच इज़ इक्वल टू आर बी माइनस आर ए। नेक्स्ट, पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाते हुए देयर विल बी अ पोटेंशियल ग्रेडियंट, और अगर वहाँ पर पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा तो किसके इक्वल होगा? दैट विल बी इक्वल टू ई इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। अब यहाँ पर जो हम वैल्यूज़ पुट करेंगे डेल्टा आर की अपने प्रीवियस नॉलेज के मुताबिक ही, क्योंकि हमने माइनस साइन लगा रखा है और वहाँ पर हम अगेंस्ट द फील्ड की बात कर रहे थे, यहाँ पर भी हम इसी माइनस साइन की बात करेंगे और डेल्टा आर को हमने पुराने नॉलेज के हिसाब से पुट करना है, क्योंकि यहाँ पर जब ये माइनस साइन हम अंदर सॉल्व करेंगे तो वो जो अगेंस्ट द फील्ड और अलोंग द फील्ड वाला मसला वो हल हो जाएगा। तो अगर हम पिछले टॉपिक वाला जो आपने कल पढ़ा वो वाला फॉर्मूला यूज़ करें तो डेल्टा वी की जगह आप क्या पुट करेंगे? वी ए माइनस वी बी। अब वहाँ पर तो क्या लिखा था? वहाँ पर वी बी माइनस वी ए था, तो वहाँ पर ये भी ध्यान में रखिएगा बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वैल्यू, बड़ी वैल्यू हमारे केस में वी ए है और छोटी वैल्यू कौन सी है? वी बी। और दूसरा डेल्टा आर, तो यहाँ पर अगर आप ए माइनस बी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप क्या लिखेंगे? आर ए माइनस आर बी। ठीक है, ये फॉर्मूला अपने ज़हन में रखिएगा, इसको हम आगे यूज़ करेंगे। नेक्स्ट डायग्राम कंप्लीट करते हैं। अब ए और बी दो अलग अलग पॉइंट्स हैं, तो इनको हम ऐसा यूज़ तो नहीं कर सकते, तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम इनके मीन की बात करते हैं। इनका दरमियान वाला जो सेंट्रल पॉइंट है, तो यहाँ कहीं पर इनका ये जो सेंट्रल पॉइंट होगा, और चार्ज से लेकर इस सेंट्रल पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है उसको हम नाम दे देते हैं, लेट्स से इट इज़ आर। चार्ज से लेकर पॉइंट ए तक आर ए, चार्ज से लेकर पॉइंट बी तक आर बी, और चार्ज से लेकर ए और बी के मीन पॉइंट तक आर। और अगर हम इस आर की बात करें
तो हम ये कह सकते हैं R इज ग्रेटर देन आर ए, हम ये बात कह सकते हैं R इज ग्रेटर देन आर ए, R इज ग्रेटर देन आर ए। सेम इसी तरह हम ये भी कह सकते हैं आर बी इज ग्रेटर देन आर ए से बड़ा है। क्या आर ए यहाँ तक है, आर यहाँ पर है, जिसका मतलब आर ए से बड़ा है। आर बी इस पॉइंट तक है, आर इस पॉइंट तक है, तो आर बी इज ग्रेटर देन आर। तो एक और बात, आर ए से बड़ा है, आर बी आर से बड़ा है। चूंकि आर दोनों के मिड पे हैं, तो जितना आर ए से बड़ा है उतना ही आर बी आर से बड़ा है। ठीक हो गया ना, जितना आर ए से बड़ा है उतना ही आर बी आर से बड़ा है। इसका मतलब दोनों की रेशियो आपस में इक्वल होगी। तो हम इस बात को यूं कह सकते हैं आर इज ग्रेटर देन आर ए, तो आर और आर ए की रेशियो इट विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू आर बी ओवर आर, क्योंकि आर ए से जितना बड़ा है उतना ही आर बी आर से बड़ा है, तो दोनों की रेशियो आपस में इक्वल होंगी। और यहाँ से अगर हम आर स्क्वायर को लिखें तो आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू आर ए आर बी। नेक्स्ट ई के लिए जो प्रीवियस नॉलेज में फॉर्मूला है, तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर। यही आर स्क्वायर हमने किसकी इक्वल फाइंड किया अपने इस केस में, आर ए आर बी। अब वैल्यूज रिप्लेस करें तो इक्वेशन नंबर 1 में अगर पुट करें, बाय पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1, बाय पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1, और अगर इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर आर ए आर बी। नेक्स्ट हमने वैल्यू बच्चों रिप्लेस करनी है जी E की। E इज इक्वल टू माइनस वी ए माइनस वी बी ओवर आर ए माइनस आर बी। अकॉर्डिंग टू, यहाँ पर हम मेंशन करेंगे, चाहे हमने पहले सॉल्व कर लिया है, अकॉर्डिंग टू पोटेंशियल ग्रेडियंट तो पोटेंशियल ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग हम ये पढ़ते हैं E इज इक्वल टू माइनस वी ए माइनस वी बी ओवर आर ए माइनस आर बी। और हम इस माइनस साइन को जब सॉल्व करेंगे तो हम नेगेटिव साइन को डिनोमिनेटर फैक्टर से सॉल्व कर रहे हैं, और डिनोमिनेटर फैक्टर के साथ अगर सॉल्व करें तो E विल बी इक्वल टू वी ए माइनस वी बी ओवर नेगेटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव का फैक्टर आर ए हो जाएगा, जबकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव माइनस माइनस प्लस, तो आर ए प्लस का फैक्टर हो जाएगा। तो वही जो पहले लिखा था आर ए माइनस आर बी, अब वही क्या लिखा जाएगा, आर बी माइनस आर ए। अब हमारे पास दो इक्वेशंस हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, एक इक्वेशन नंबर 1 ये, एक इक्वेशन नंबर 2। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें बाय कंपेयरिंग 1 and 2, अब इक्वेशन नंबर 1 आपने पहले नाम दे रखा है तो इसको आप 2 कर दें, और इसको हम कर देते हैं जी 3 बाय कंपेयरिंग 2 and 3, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 2 and 3। और अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो हम यूं कर सकते हैं, यहाँ पर राइट हैंड साइड पे वी ए माइनस वी बी ओवर आर बी माइनस आर ए विच इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर ए आर बी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर बी माइनस आर है, ये फैक्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और इस क्यू को हम पहले ही लिख लेते हैं यहाँ पर क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर इस फैक्टर को यहाँ पर मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा जी आर बी माइनस आर ए ओवर आर ए आर बी। फिर देख लें इस पूरे के पूरे स्टेप को, वी ए माइनस वी बी बिल्कुल अपनी जगह पर वैसे ही, आर बी माइनस आर ए, इसको राइट साइड पे मल्टीप्लाई किया, न्यूमिनेटर में ऊपर लिख दिया आर बी माइनस आर ए, क्यू को हमने स्टार्ट पे लिख दिया, क्यू मल्टीप्लाई बाय 1 क्यू हो जाएगा, और नीचे जो फैक्टर है वो एज इट इज़ नीचे ही लिखा हुआ, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। नेक्स्ट हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं पार्शियल फ्रैक्शन। अब बायो के स्टूडेंट्स जिन्होंने पार्शियल फ्रैक्शन, जिनको नहीं पता, पार्शियल फ्रैक्शंस में क्या है कि आपने इस डिनोमिनेटर के नीचे जो लिखा हुआ है और दोनों के नीचे अलग अलग लिख लें। कहने का मतलब ये है कि 3/3 + 4 डिवाइडेड बाय 5, अगर कुछ इस तरह लिखा हो तो आप इसको यूँ बायफरकेट कर सकते हैं 3/5 + 4/5, कि जो डिनोमिनेटर फैक्टर है वो दोनों के नीचे अलग अलग लिखा जा सकता है। सेम इसी तरह आर बी के नीचे भी हम लिख लेंगे आर ए आर बी, इसी तरह आर ए के नीचे भी क्या लिखा जाएगा आर ए आर बी। तो बायफरकेट करते हैं उसको, इज इक्वल टू क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर बी ओवर आर ए आर बी माइनस आर ए ओवर आर ए आर बी से कैंसिल, आर ए से कैंसिल, तो आप कुछ यूँ लिख सकते हैं वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर बी से कैंसिल, 1 ओवर आर ए माइनस 1 ओवर आर बी। तो यहाँ से इस इक्वेशन से हमें क्या पता चलता है कि ए और बी के दरमियान में अगर आपने पोटेंशियल फाइंड करना है, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है दोनों पॉइंट्स का, तो वो किसके इक्वल होगा, क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 ओवर आर ए माइनस 1 ओवर आर बी। मतलब पोटेंशियल किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों पॉइंट्स के दरमियान में सेपरेशन का। अगर सेपरेशन ज़्यादा होगी तो पोटेंशियल कम, सेपरेशन ज़्यादा होगी तो पोटेंशियल कम होगा, सेपरेशन कम होगी तो पोटेंशियल ज़्यादा, मतलब एक दूसरे का उल्ट। अब ये तो हो गए पॉइंट ए और पॉइंट बी। हमने इन दोनों की बात नहीं की थी, हमने कहा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। हमने एक सिंगल पॉइंट की बात की थी, और सिंगल पॉइंट की अगर आपने बात करनी है तो हम यूँ कह देते हैं कि हमारा आर बी इन्फिनिटी पे, आर बी इन्फिनिटी पे होने का मतलब ये है कि वो फील्ड के अंदर ही नहीं है, आर बी इज आउटसाइड फ्रॉम द फील्ड। और अगर आर बी फील्ड से बाहर हो तो कितना डिस्टेंस पुट होगा, इट विल बी इन्फिनिटी। लास्ट टाइम भी जो कल का लेक्चर था उसमें हमने आपको कॉन्सेप्ट दिया था कि अगर पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर हो तो उसके लिए डिस्टेंस कितना कंसिडर होता है, उसके लिए डिस्टेंस इन्फिनिटी कंसिडर होगा। तो हम कंसिडर करते हैं इफ़ आर बी इज, और या इफ द पॉइंट बी इज एट इन्फिनिटी, इफ पॉइंट बी इज एट इन्फिनिटी, अगर पॉइंट बी इन्फिनिटी पर हो तो हम इसको यूं कह सकते हैं आर बी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अगर आर बी इन्फिनिटी पर होगा तो क्या होगा, तो उसका इम्पैक्ट ये होगा कि वी बी पोटेंशियल एट पॉइंट बी इट विल बी ज़ीरो, क्योंकि जब आप फील्ड से बाहर जा चुके हैं, इस चार्ज का इफेक्ट ही नहीं है इस पॉइंट के ऊपर, तो ये फील्ड से बाहर हो गया, तो इस जगह पर फील्ड का पोटेंशियल कितना होगा, ज़ीरो। तो आप यूं लिख लेंगे, अगर पॉइंट बी इन्फिनिटी पर हो, आर बी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, देन वी बी विल बी इक्वल टू ज़ीरो।
वी बी कितना हो जाएगा 0, क्यों? क्योंकि वी बी फील्ड से ही बाहर हो गया। और अब जो लास्ट पे चीज़ बचेगी वो क्या, यहाँ पर वी ए बच जाएगा, क्यों? वी बी 0 हो चुका है। क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस 1 ओवर इन्फिनिटी, और 1 ओवर इन्फिनिटी किसकी इक्वल है? 0, तो ये फैक्टर भी ख़त्म हो जाएगा। तो बाकी फार्मूला क्या रह जाएगा वो लिखते हैं। तो बच्चों ये फार्मूला हो जाएगा वी ए इज इक्वल टू क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वी बी क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वी बी किसकी इक्वल है? 0, 1 ओवर आर ए इंटू 1 ओवर आर ए माइनस 1 ओवर आर बी, और 1 ओवर आर बी किस पॉइंट पर है? इन्फिनिटी पर है, तो आर बी की जगह क्या पुट हो जाएगा? 1 ओवर इन्फिनिटी। 1 ओवर इन्फिनिटी किसकी इक्वल होता है? 0। तो वी ए के लिए हम फार्मूला लिखें तो यही फार्मूला वी ए के लिए क्या हो जाएगा? 1 ओवर इन्फिनिटी 0, और सिर्फ आर ए रह जाएगा। तो वी ए विल बी इक्वल टू क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 ओवर आर ए, और यही आर ए पॉइंट ए का जो डिस्टेंस, यही पॉइंट ए पर पोटेंशियल है जी वी ए, कि पॉइंट ए के ऊपर पोटेंशियल किसकी इक्वल होगा? वी ए क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 ओवर आर ए। अगर इसी तरह पॉइंट बी भी फील्ड के अंदर होता, अगर पॉइंट बी फील्ड के अंदर होता तो पॉइंट बी का पोटेंशियल किसके इक्वल होता? वी बी इज इक्वल टू क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 ओवर आर बी। मतलब जिस पॉइंट की आप बात कर रहे हैं उसी पॉइंट का डिस्टेंस आपने यहाँ पर पुट करना है। तो जनरल फॉर्मूले में हम ना तो ए को यूज़ करते हैं ना बी को यूज़ करते हैं, हम जनरल फार्मूला कुछ यूँ लिखते हैं कि v इज इक्वल टू क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 ओवर आर। जनरल फार्मूले के अंदर a और b के हिसाब से किसी किस्म की कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, तो इसलिए हम आर ए को रिप्लेस किससे कर देते हैं? आर से। तो बच्चों ये था आपका जी टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लास्ट चीज़ के डिपेंड किस चीज़ पे करता है? तो वो डिपेंड करता है डिस्टेंस के साथ। आप जितना ज़्यादा चार्ज से दूर जाते जाएंगे आपके लिए पोटेंशियल का चेंज उतना ज़्यादा चेंज होता जाएगा, उतना कम होता जाएगा। डिस्टेंस बढ़ेगा तो v के लिए जो आपका आंसर है उतना कम हो जाएगा कि उसका पोटेंशियल वैसे वैसे ड्रॉप करता है। असल में जब आप चार्ज के करीब होते हैं तो पोटेंशियल ज़्यादा होता है, जब चार्ज से अवे मूव करते हैं तो पोटेंशियल कम हो जाता है। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। फिर इसके कुछ स्टेप्स हैं वो देख लें। मेन चीज़ डायग्राम ही है फिर कि डायग्राम अच्छे से अगर आपको एक्सप्लेन करनी आती है तो सॉल्व करना मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपने रीअरेंज ही करना है चीज़ों को। तो यूँ है कि एक चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सबमिट हो रही हैं, उनमें से हमने किसी एक लाइन को फॉलो किया, उसके ऊपर कुछ पॉइंट्स मेंशन कर लिए, बेसिकली दो, एक पॉइंट ए और एक बी। पॉइंट ए का डिस्टेंस आर ए, पॉइंट बी का डिस्टेंस आर बी, दोनों के मिडवे, दोनों के बिल्कुल दरमियान में हमने एक पॉइंट कंसिडर किया दैट इज आर। आर असल में क्या चीज़ है? ए और बी का मीन है। अब मीन है तो आप उसको यूँ भी कह सकते हैं आर इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी डिवाइडेड बाय 2। आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि आर असल में क्या है? ए और बी का मिड पॉइंट है। नेक्स्ट अब आर ए से जितना बड़ा है उतना ही आर बी आर से बड़ा है, आर ए से जितना बड़ा है उतना ही आर बी आर से बड़ा है। तो इस चीज़ को आपने यूँ लिख लिया रेशो की फॉर्म में कि आर ए और आर ए की रेशो इट विल बी इक्वल टू आर बी और आर की रेशो। अच्छा, अब इसमें भी एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, 100% ये बात भी ट्रू नहीं है, मतलब ये तकरीबन बराबर वाली सिचुएशन है, 100% ऐसा नहीं होता। अगर इसके लिए एग्जांपल देखें तो हम यूँ कह सकते हैं कि 6, 8 और 10 ये हमारे पास नंबर्स हैं। अब होना यूँ चाहिए कि 6 और 8 जितना 6 से बड़ा है उतना ही 10 8 से बड़ा है, तो इनकी रेशो आपस में इक्वल होनी चाहिए। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखें तो हम यूँ लिखेंगे 8/6 इज इक्वल टू 10/8। तो अगर आप इन दोनों को सॉल्व करें तो ये 100% ट्रू आंसर्स नहीं आते, ठीक है। तो तकरीबन चूँकि इक्वल है, वो क्यों? क्योंकि जब आप बहुत छोटे डिस्टेंसेस पुट करते हैं पॉइंट के अंदर जब वैल्यूज़ की बात करेंगे तो तब ये आंसर सेम आते हैं।
क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ये बड़े डिस्टेंसेस पर नहीं हम इनको सॉल्व करते, ये बहुत छोटे डिस्टेंसेस होते हैं, पॉइंट्स में वैल्यूज़ होती हैं। जब आप उनके लिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके बड़े अच्छे और क्लोजर आंसर्स होंगे। पर आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर आर स्क्वायर आर ए आर बी, ये फार्मूला आपने आर स्क्वायर चूँकि आर ए आर बी किया तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का दूसरा फार्मूला जो आपने टॉपिक नंबर 2 में पढ़ा था, तो उसको आपने यहाँ पर आर स्क्वायर को रिप्लेस कर दिया आर ए और आर बी से, इस इक्वेशन से। नेक्स्ट पोटेंशियल ग्रेडियंट E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। डेल्टा वी की जगह वी ए माइनस वी बी। वी ए यहाँ पर पहले क्यों लिखा, क्योंकि वी ए बड़ी वैल्यू है, वी बी छोटी वैल्यू है, तो उसको यहाँ पर पुट कर दिया। नेक्स्ट आपने इस माइनस साइन को यहाँ मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर के साथ। माइनस साइन मल्टीप्लाई होने के बाद आर ए के साथ नेगेटिव साइन, आर बी के साथ पॉजिटिव साइन। नेक्स्ट हमने इक्वेशन नंबर 2 को और इक्वेशन नंबर 3 को कंपेयर कर लिया। इन दोनों को कंपेयर करें तो राइट हैंड साइड पर वी ए माइनस वी बी ओवर आर बी माइनस आर ए, लेफ्ट हैंड साइड पे ये पोर्शन, राइट हैंड साइड पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर आर ए आर बी। नेक्स्ट आपने सिंप्लीफिकेशन करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई किया। यही वो स्टेप है जहाँ पर बच्चों को प्रॉब्लम होती है। आपने जब इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बिल्कुल वैसे ही है। साथ आर बी वो डिनोमिनेटर में था, अभी भी वैसा ही है, सिर्फ इस फैक्टर को ऊपर ला कर लिखा है आर बी माइनस आर ए। नेक्स्ट आपने यहाँ पर क्या की, पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन में आपने इस हिस्से को दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर दिया और आर ए आर बी के नीचे भी आर ए ओवर आर बी, बाकी पूरे का पूरा फैक्टर उसी तरह ही है। आर बी से कैंसिल तो यहाँ पर रह जाएगा 1/r आर ए से कैंसिल 1/r बी। तो ये आपने पोटेंशियल निकाल लिया, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। और ये पॉइंट्स कौन कौन से थे, पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान में। हमने जो बात की थी वो क्या थी जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एट ए सिंगल पॉइंट। कि अगर आपने किसी एक पॉइंट पर बात करनी हो तो हमने उसके लिए फिर क्या किया, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इस पूरे टॉपिक में, कि हमने पॉइंट बी को इन्फिनिटी पे कंसिडर कर लिया। और अगर पॉइंट बी इन्फिनिटी पर हो, मतलब फील्ड से ही बाहर हो, तो उस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, 0। जब वो फील्ड के अंदर ही नहीं है तो वी बी हमारे पास कितना हो जाएगा, 0। वैल्यूज़ पुट करें तो वी बी की जगह 0 आना था, तो वो लिखा ही नहीं। नेक्स्ट Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज़ 1/r ए, बिल्कुल उसी तरह 1/r बी की जगह हमने इन्फिनिटी पुट किया, आर बी की जगह 1/∞ किसकी इक्वल होती है, 0। तो 1/∞ 0 होने के बाद वी ए Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये वाला फैक्टर चूंकि ख़त्म हो चुका है 1/∞ इज इक्वल टू 0, तो सिर्फ क्या रह जाएगा 1/r ए। और जनरल फार्मूले के लिए हमने क्या लिख दिया, v इज इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r। तो अगर ये आपसे ये टॉपिक आपसे लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाए तो सबसे पहले आपने डेफिनेशन लिखनी होगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बेसिक फार्मूला, फिर आपने बनानी है ये डायग्राम। इस डायग्राम को करना है एक्सप्लेन। एक्सप्लेनेशन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जिक्र ज़रूर करें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन का जिक्र ज़रूर करें, फिर इसके ऊपर बनाए जाने वाले तमाम तर पॉइंट्स ए बी, उनके डिस्टेंसेस, उन सब को आपने एक्सप्लेनेशन में मेंशन करना है। उसके बाद नेक्स्ट आपने स्टार्ट करना है प्रूफ, और एज इट इज़ आपने प्रूफ करना है। जहाँ कहीं पर ज़रूरत हो मार्कर्स और हाइलाइटर्स यूज़ करें, और एंड पे यहाँ पर पहुँचकर आपने इक्वेशन लिखनी है फॉर जनरल फार्मूला। और यहाँ पर आपने जब पहुँचना है तो इधर मेंशन करना है कि पॉइंट ए के ऊपर जो पोटेंशियल है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो डिस्टेंस आर ए पे डिपेंड कर रहा है। और पॉइंट बी की बात होगी तो वो किस पे डिपेंड करेगा, आर बी की। लेकिन अगर पॉइंट बी फील्ड के अंदर हो तब की बात है। और जनरल फार्मूले की हेडिंग लास्ट पे, और तब ये आपने टॉपिक फाइंड अप करना है। थैंक यू सो मच।